और फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड बाला में। और दोस्तों यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर की पीवाईक्यू सीरीज़ को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए लेकर हाजिर हैं। ये 2019 का आपका सोशल स्टडीज़ का पेपर है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका 5वां प्रश्न पत्र हो जाता है। और इसमें आपको बता दें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सन 2016 से लेकर 2023 तक के पिछले सभी वर्षों के सभी सब्जेक्ट के ऑल सब्जेक्ट के वो आपको इसी चैनल पर सॉल्व करा दिए गए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट भी बनाकर आपको दे दी गई है। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इनकी ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आज 2019 का ये आपका 5वां पेपर है सोशल स्टडीज़ का। ये आपका आज कराया जा रहा है तेलुगु उत्तरीय प्रश्न। और आपको पता चल चुका है सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं 3, 4 और 5 अप्रैल को पीएनपी कोर्ट से कंडक्ट की जाएंगी। ये चीज़ अब आपको कन्फर्म हो चुकी है और आपने एग्जाम स्कीम भी देख ली होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया कि सल्तनत कालीन का अंतिम सुल्तान कौन था, यानी कि सल्तनत काल का जो अंतिम सुल्तान था वो कौन था। तो सल्तनत काल का जो अंतिम सुल्तान था वो इब्राहिम लोदी था और वह अफगानी था, ठीक है। इब्राहिम लोदी कहाँ का रहने वाला था, अफगान का। उसने भारत पर 1517 से 1526 ईस्वी तक राज किया और फिर मुगलों के द्वारा वह पराजित हुआ। पराजित में आपको पता ही होगा मुगलों में बाबर ने, ठीक है, किसने, बाबर ने, ठीक है। बाबर ने 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। यहाँ से सल्तनत काल का यहाँ पर समापन हुआ और इब्राहिम लोदी की यहाँ पर मृत्यु हुई। और उसके बाद दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था, कौन, इब्राहिम लोदी, ठीक है। उसके बाद बाबर की वहाँ पर विजय हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था या तो आपको आगे पता ही होगा। उसके बाद ये बाबर ने फिर मुगल काल की स्थापना कर दी। फिर 1526 से मुगल काल आपका स्टार्ट हो गया, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान कौन था, यहाँ पर कौन था बता देंगे आप, इब्राहिम लोदी। और मुगल काल का प्रथम सुल्तान कह सकते हैं, ठीक है, वो कह सकते हैं आप बाबर को, ठीक है, बाबर था। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। अशोक ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था। अशोक ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था। सम्राट अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में गिन्नीगोथ नामक भिक्षु के द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है, कि उससे यहाँ पर पूछा गया किस धर्म को, तो आप केवल बस रिलीजन यानी कि धर्म के बारे में लिख देंगे तभी आपको नंबर आसानी से मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है। अजंता जो है वो वर्तमान भारत के किस राज्य में। अजंता की जो गुफाएं काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ठीक है, अजंता और एलोरा, ठीक है। तो अजंता की गुफाओं के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। जो अजंता है वो वर्तमान समय में भारत के किस स्टेट यानी कि किस राज्य में है। तो अजंता जो है वर्तमान भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र राज्य है ये, ठीक है, आपको पता ही होगा महाराष्ट्र राज्य आप जानते होंगे। और वहाँ पर महाराष्ट्र राज्य में ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है जिस जिले में अजंता की गुफाएं हैं। और 29 बौद्ध गुफाओं का ये एक समूह है, ठीक है। कितनी, 29, ये संख्या भी आपको याद रखना है जो यहाँ पर बताई गई। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है प्रश्न संख्या 19। दिल्ली सल्तनत के किन्हीं 2 राजवंशों के नाम लिख दीजिए। तो हमने दोस्तों दिल्ली सल्तनत के यहाँ पर राजवंशों के जो नाम है वो यहाँ पर आपको बता दिए। गुलाम वंश जो था 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा, ठीक है। दूसरा आपका खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा, ठीक है। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला सुल्तान था, ठीक है। गुलाम वंश का जो सबसे पहला सुल्तान कौन था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। ऐबक का जो साम्राज्य था वो पूरे उत्तर भारत तक फैला हुआ था। इसके बाद खिलजी वंश ने मध्य भारत पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। इसमें आपसे पूछा गया कि हर्षकालीन 2 शिक्षा केंद्रों के नाम लिख दीजिए। प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज से लगातार प्रश्न जो है वो रिपीट होते हैं परीक्षा में। तो हर्षकाल के 2 प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम तक्षशिला और पाटलिपुत्र था, ठीक है। तो तक्षशिला जो है वह प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करती थी। और पाटलिपुत्र जो बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। इस समय बिहार की जो राजधानी पटना है, ठीक है, पटना को पहले क्या बोला जाता था, पाटलिपुत्र बोला जाता था, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसे इस शहर को लगभग 2000 वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। और इसी के साथ आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न संख्या 21 यानी कि 21 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपसे क्या पूछा गया, फटाफट आप यहाँ पर देख लेंगे। 21 नंबर के प्रश्न में पूछा गया कि किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा जो है वो कौन से अक्षांश की रेखा को कहा जाता है। तो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा को क्या कह देते हैं आप, भूमध्य रेखा कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है ये वाली 0 डिग्री, इसी में आपको भूमध्य रेखा बोल देते हैं, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, भूमध्य रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से समान दूरी पर पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के चारों काल्पनिक रेखा को ही आप भूमध्य रेखा
कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला अगला प्रश्न प्रश्न के बाद अपक्षय क्या है? तो अपक्षय जो है वो चट्टानों के अपने ही स्थान पर, कोई चट्टानें हैं ये अपने ही स्थान पर भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं के द्वारा जब इनका टूटना फूटना होता है तो इसी क्रिया को क्या कह देते हैं आप? अपक्षय कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अपक्षय कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो चट्टानें अपनी ही जगह पर अपने ही स्थान पर टूटती फूटती हैं उन्हें, उन चट्टानों का आप क्या कह देते हैं? अपक्षय बोल देते हैं। ठीक, इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है आपका 23। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 23 में आपसे पूछा गया मौसम और जलवायु में अंतर बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, मौसम, ठीक है, मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु में निम्नलिखित अंतर होते हैं। पहला होता है मौसम एक छोटे क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मौसम क्या होता है? एक छोटा क्षेत्र होता है जहाँ पर जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं वो उनको दर्शाता है। जबकि जलवायु क्या है? जलवायु बड़े क्षेत्र या भूभाग की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करती है। कैसे? एक बड़े भूभाग की। ठीक है, इसके साथ दूसरा अंतर बताया गया मौसम जो अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है। मौसम कुछ समय के बाद बदल जाता है। मौसम बदलने में समय बहुत कम लगता है, यानी कि अल्पकालीन समय के लिए होता है। मौसम कैसा होता है? अल्पकालीन समय के लिए होता है और समय समय पर चेंज होता रहता है। जबकि जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा, कैसे? ये बहुत लंबे समय के बाद जो है जलवायु चेंज होती है। किसी भी बड़े स्थान की जलवायु जो कैसे चेंज होती है? काफ़ी लंबे समय के बाद। ठीक है, ये दीर्घकालीन होती है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 पॉइंट संख्या 3 यहाँ पर बताया गया। अगला अंतर है ये, मौसम दिन में एक बार बदल सकता है। मौसम जो है वो एक दिन में बदल सकता है। ठीक है, मौसम आपने बदलता देखा ही होगा, कभी धूप होती है तो कई बार वहाँ पर बारिश भी हो जाती है धूप के बाद, तो मौसम चेंज हो सकता है एक ही दिन के अंदर। लेकिन जलवायु है वो लंबे समय तक नहीं बदलती है। ठीक है, जलवायु काफ़ी लंबे समय तक नहीं बदलती है। ठीक, इसके बाद आपका अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4। इसमें क्या बताया गया? अंतर बताया गया होगा जलवायु मौसम में, देख लेते हैं। 4 में, एक ऋतु के मौसमों में किसी एक तत्व की प्रधानता रहती है। एक ऋतु के मौसम में किसी एक तत्व की प्रधानता रहती है। जबकि जलवायु में क्या है? एक प्रकार की जलवायु में एक या अनेक ऋतुएं होती हैं। ठीक है, जो एक प्रकार की आपकी जलवायु है उसमें एक से ज़्यादा ऋतुएं होती हैं। जलवायु में एक से अधिक तत्वों का प्रभाव बना रहता है। इसके साथ आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? वायुमंडल में जो सबसे निचली परत होती है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है क्षोभमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहते हैं। आप इतना लिख देंगे तब भी आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। ये मंडल जैव मंडलीय परिस्थिति के तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का जो तापमान है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से, औसत दर से, एवरेज दर से घटता जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके साथ आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25। तो प्रश्न संख्या 25 में आपको बताना नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विश्व के सबसे गहरे महासागरीय गर्त का क्या नाम है? सबसे गहरा जो महासागरीय गर्त है उसका नाम है मारियाना गर्त। ठीक है, जो कि विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर यानी कि लगभग 124 मील पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है? तो जो हमारे मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, गवर्नमेंट उन्हें कुछ कंडीशंस में यहाँ पर अधिक जो है स्थगित भी कर सकते हैं, यानी कि सस्पेंड कर दिए जाते हैं जो मूल अधिकार हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है। जो यहाँ पर आपका प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, जब वो इमरजेंसी घोषित करता है यानी आपातकालीन स्थिति होती है, तो इस आपातकालीन घोषणा करने के बाद अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को प्रदत्त सभी मूल अधिकार से यहाँ पर स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद यहाँ का अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार का लेख जारी करता है? यानी कि रिट कितने प्रकार की जारी की जाती है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के तहत आता है। किसी भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन होने पर, किसी भी व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है उनके हनन होने पर न्यायालय की शरण में ले सकता है। वो व्यक्ति जो है न्यायालय की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट है वो यहाँ पर 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ये आपको ध्यान रखना, कितने? 5 प्रकार की जो रिट है वो यहाँ पर जारी की जाते हैं कोर्ट के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और दोस्तों इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या आपका 28। मुद्रास्फीति। ठीक है, क्या है? मुद्रास्फीति के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम बता दिए। इन्फ्लेशन क्या है? मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन या महंगाई किसी भी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मुद्रास्फीति के यहाँ पर टाइप्स बताया गया है प्रकार, मंद मुद्रास्फीति और दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। ये 2 टाइप्स होते हैं मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था?
तो ये यहाँ पर ये अधिनियम 1986 में पास हुआ था। आप इतना लिख देंगे तब भी आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। बाकी इसमें जो लिखा हुआ अगर आप इसे रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे आसानी से तो कोई दिक्कत नहीं, आपके ही काम में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 30 से अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30 में आपसे पूछा गया कि विकसित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। डेवलपमेंट जो अर्थव्यवस्था होती है, डेवलप, ठीक है। तो विकसित देश ऐसे देश होते हैं जहाँ पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, देश के सकल घरेलू उत्पाद का स्तर ऊंचा होता है, उच्च तकनीकी विकास होता है और देश की आधारभूत संरचना का विकास बहुत अच्छा होता है, जिसकी अमेरिका हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, ये सारे के सारे विकसित देश हैं, ठीक है। डेवलपमेंट कंट्री हैं, ठीक है, डेवलप कंट्री हैं सारी की सारी। तो इस तरह से आज आपके ये जो तेलुगु उत्तरी प्रश्न थे ये सॉल्व हो गए सारे, और तेलुगु उत्तरी प्रश्न आपको करा दिए। इस तरह से अब आपके जो मॉडल पेपर हैं वो भी जल्द ही सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और इस क्लास को शेयर भी जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जितने भी भाई बहन आपके साथ जुड़े हुए सभी के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।